हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टारगेट एमएलटी पर। आज की इस क्लास में हम देखेंगे कि जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं, उन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है। एक-एक पॉइंट समझेंगे और बाद में देखेंगे कि क्या-क्या क्वेश्चन हमसे इस टॉपिक से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स होती क्या है, इसको समझते हैं। बाद में हम क्या करेंगे, इनके डिफरेंस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला सेल, आप सभी को पता है सेल को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये पॉइंट सबको पता है। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ जो होती है वो क्या होती है, सेल। यानी कि लाइफ जो एग्जिस्ट करती है उसके जो भी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल जो अपने पास रोल होते हैं उनको कौन प्ले करता है, सेल प्ले करती है। इसी वजह से हम सेल को स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट का नाम देते हैं। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, सेल के टाइप की अगर हम बात करें तो ये दो टाइप की होती है। सबसे पहला जो रहेगा वो रहेगा अपने पास प्रोकैरियोटिक सेल, और दूसरा कौन सा रहेगा अपने पास, यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, दो टाइप हम पढ़ते हैं। अब इनका मतलब क्या है उसको समझते हैं। प्रो का मतलब होता है पहले, और कैरियोटिक का मतलब यहाँ पे न्यूक्लियस से। ठीक है, किससे मतलब है, न्यूक्लियस से। यू का मतलब होता है ट्रू, और कैरियोटिक का मतलब क्या रहेगा, न्यूक्लियस। तो इनके नाम से ही पता चलता है न्यूक्लियस से पहले, यानी कि इवोल्यूशन टाइम में जो न्यूक्लियस डेवलप हुआ है सेल के अंदर, उस न्यूक्लियस के डेवलप होने से पहले जो सेल पाई जाती थी उनको हमने नाम दिया प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, यानी कि न्यूक्लियस के, ट्रू न्यूक्लियस के डेवलप होने से पहले वाली सेल जो है, प्रिमिटिव सेल, उनको हमने प्रोकैरियोटिक नाम दिया है। और ऐसी सेल जिनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है उनको हमने क्या नाम दिया, यूकैरियोटिक सेल का नाम दिया है। तो बेसिक हमको पता चल गया कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में सबसे पहला डिफरेंस जो रहेगा किसका रहेगा, ट्रू न्यूक्लियस का रहेगा। अब बात आती कि ट्रू न्यूक्लियस का क्या मतलब है, क्या है ट्रू न्यूक्लियस का क्या मतलब रहेगा। देखो, जो न्यूक्लियस होता है ना, न्यूक्लियस उसके चारों तरफ एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। ठीक है, मान लेते हैं अपने पास ये सेल है और सेल के सेंटर में ये न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस के सेंटर में, तो सेल के सेंटर में क्या होता है, अपने पास न्यूक्लियस होता है, और इस न्यूक्लियस के चारों तरफ मेम्ब्रेन पाई जाती है, और इस मेम्ब्रेन को क्या नाम दिया जाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का नाम दिया जाता है। अब अगर ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियस के चारों तरफ प्रेजेंट है तो उस न्यूक्लियस को हम बोलेंगे ये क्या है, ट्रू न्यूक्लियस है। अगर ये मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है उसका मतलब है कि वो फॉल्स न्यूक्लियस है, यानी कि वो प्रोकैरियोटिक सेल है। ठीक है, तो बेसिक डिफरेंस जो है वो हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला, जो प्रोकैरियोटिक सेल है वो किन ऑर्गेनिजम्स में पाई जाती है। जितने भी बैक्टीरिया अपने पास रहेंगे उनके अंदर प्रोकैरियोटिक सेल पाई जाती है। उनके साथ साथ बीजीए, ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी या फिर साइनोबैक्टीरिया भी जिसको हम बोलते हैं, तो इनके अंदर क्या मिलेगी, अपने पास प्रोकैरियोटिक सेल मिलेगी। जबकि बैक्टीरिया को छोड़कर जितने भी ऑर्गेनिज्म है, जो एग्जांपल हमने पढ़े प्रोकैरियोट्स में, जैसे बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी, इनको छोड़ करके बाकी जितने भी किंगडम में क्लासिफाई किया गया ऑर्गेनिजम्स को, उन सभी किंगडम में, उन सभी ग्रुप्स में क्या देखने को मिलेगी, यूकैरियोटिक सेल देखने को मिलेगी। जैसे फंजाई है, पैरासाइट्स है, एल्गी है, ब्लू ग्रीन एल्गी को छोड़कर बाकी जो एल्गी सभी में, प्लांट्स में और एनिमल्स में। यानी कि सिर्फ बैक्टीरिया के ग्रुप को अगर हम छोड़ दें और ब्लू ग्रीन एल्गी को छोड़ दें तो उसके बाद जितने भी ऑर्गेनिज्म बचते हैं उन सभी में यूकैरियोटिक सेल पाई जाती है। ठीक है, तो एग्जांपल पता चल गए, यूकैरियोटिक कहां मिलेगी, प्रोकैरियोटिक कहां पर मिलेगी। न्यूक्लियस की अगर हम बात करें तो देखो, प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस जो है वो डिफ्यूज्ड मिलेगा। यानी कि अगर ये सेल है तो इसके सेंटर में जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है उसकी वजह से जो न्यूक्लियस है, जिसको हम कह सकते हैं कि उसकी ट्रू बाउंड्री नहीं है या फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, तो न्यूक्लियस जो जैसा भी मिलेगा वो क्या मिलेगा, डिफ्यूज्ड मिलेगा, फैला हुआ मिलेगा। जबकि यूकैरियोटिक सेल में जो सेल है उसके सेंटर में क्या मिलेगा, एक वेल डिफाइंड और न्यूक्लियर एनवेलप से घिरा हुआ न्यूक्लियस मिलेगा। ठीक है, तो ये रहेगा अपने पास न्यूक्लियस के रिस्पेक्ट में इन दोनों के बीच का डिफरेंस। अब देखो,
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में बता कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो प्रोकैरियोटिक है उनमें क्या रहेगी, अब्सेंट, और यूकैरियोट में क्या रहेगी, प्रेजेंट रहेगी। यानी कि बैक्टीरिया जितने भी होते हैं उनका न्यूक्लियस जो रहेगा उसके चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब्सेंट रहेगी, उसके साथ साथ न्यूक्लियोलस भी यहाँ पर अब्सेंट रहेगा, जबकि यूकैरियोटिक में न्यूक्लियोलस प्रेजेंट रहेगा। नेक्स्ट अपने पास राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन। राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन भी प्रोकैरियोटिक में अब्सेंट मिलेगी लेकिन यूकैरियोटिक में प्रेजेंट मिलेगी। ठीक है, राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन जो न्यूक्लिक एसिड को जोड़ने का काम करती है, न्यूक्लिक एसिड के बीच में जो प्रोटीन पाई जाती है राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन, वो प्रोकैरियोट में अब्सेंट और यूकैरियोट्स में प्रेजेंट मिलेगी। सेल डिवीजन की अगर हम बात करें, एक सेल से दो सेल जो बनती हैं उसको हम बोलते हैं सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन प्रोकैरियोट्स में बाइनरी फिजन से होता है। किससे होता है, बाइनरी फिजन से। बाइनरी फिजन का मतलब है अगर ये एक सेल है, एक सेल क्या करेगी, बीच से टूट जाएगी और कितने में डिवाइड हो जाएगी, दो में। तो बाइनरी फिजन यानी कि एक सेल से दो सेल बन जाना डायरेक्ट बीच से जब वो डिवाइड करती है। ठीक है, और यूकैरियोटिक सेल जो है उसमें माइटोसिस और मियोसिस दोनों टाइप के डिवीजन देखने को मिलते हैं। यहां पर माइटोसिस जो रहेगा, माइटोसिस को हम बोलते हैं इक्वेशनल यानी कि इक्वल क्रोमोसोम नंबर यहां पर रहेंगे, इक्वेशनल डिवीजन का नाम इसको दिया जाता है। जबकि मियोसिस जो रहेगी, मियोसिस को हम क्या बोलते हैं, रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिडक्शनल डिवीजन का नाम देते हैं। क्यों, क्योंकि मियोसिस में क्रोमोसोम नंबर कितना रह जाता है, हाफ रह जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर ये एक सेल है, अगर ये अंडरगो करेगी माइटोसिस के, अगर इसका माइटोसिस के थ्रू डिवीजन होगा, तो अगर यहाँ पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 है मान लेते हैं, तो माइटोसिस होने के बाद जो दो सेल बनेंगी उन दोनों में 46 क्रोमोसोम प्रेजेंट रहेंगे। जबकि अगर यही सेल अगर मियोसिस करेगी, मियोसिस डिवीजन अगर होगा, तो यहां से जो दो सेल बनेगी उनके पास जो अपने पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम रहेंगे वो क्या रहेंगे, हाफ रहेंगे। कितने रहेंगे, हाफ रहेंगे। तो 23 क्रोमोसोम पर सेल मिलेंगे। ठीक है, तो माइटोसिस को बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन यानी कि इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम वहां पर रहेंगे। मियोसिस को बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन, और उसमें क्या हो जाएंगे, अपने पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या रह जाएंगे, हाफ रह जाएंगे। पेरेंट सेल में 46 से थे, तो अपने पास डॉटर सेल में कितने रह जाएंगे, 23 रह जाएंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट क्या डिफरेंस है, नेक्स्ट बताया है क्रोमोसोम के रिस्पेक्ट में। अगर हम क्रोमोसोम की बात करें तो प्रोकैरियोट में सिर्फ और सिर्फ एक ही क्रोमोसोम पाया जाता है, सिर्फ और सिर्फ एक ही क्रोमोसोम पाया जाता है, और वो भी कैसा देखने को मिलता है, सर्कुलर देखने को मिलता है। जबकि यूकैरियोटिक सेल में कई क्रोमोसोम पाए जाते हैं और वो कैसे होते हैं, लीनियर होते हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए ह्यूमन सेल के अंदर, ह्यूमन सोमैटिक सेल जो रहेगी, ह्यूमन सोमैटिक सेल, उसके अंदर कितने क्रोमोसोम रहेंगे, तो यहाँ पर टोटल क्रोमोसोम रहेंगे 46, और उनकी स्ट्रक्चर कैसी रहेगी, लीनियर रहेगी। कैसी रहेगी, लीनियर रहेगी। तो ये याद रखना आपको, जो यूकैरियोटिक कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर है उसके अंदर एक से ज्यादा क्रोमोसोम पाए जाते हैं और वो कैसे मिलेंगे, लीनियर मिलेंगे। जबकि प्रोकैरियोटिक में जो क्रोमोसोम मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे, सर्कुलर मिलेंगे। अच्छा, जो क्रोमोसोम होते हैं इनको हम बोलते हैं जेनेटिक मटेरियल या फिर क्रोमोसोमल डीएनए। जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो, या फिर इनको हम बोलते हैं क्रोमोसोमल डीएनए, यानी कि क्रोमोसोम के अंदर पाए जाने वाला डीएनए। इसको हमने क्या नाम दिया, क्रोमोसोमल डीएनए का नाम दिया है। तो क्रोमोसोमल डीएनए से अलावा, इसके अलावा अगर कोई डीएनए प्रेजेंट है तो उसको नाम दिया जाता है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए का। और प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए मिलेगा वो कहां पर मिलता है, प्लाज्मिड में मिलता है। तो एक क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है, जो प्लाज्मिड है, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बन गया कि एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए प्रोकैरियोट्स में कहां पर पाया जाता है, तो कहां पर पाया जाता है, प्लाज्मिड में पाया जाता है।
उसके बाद क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो प्लाज्मिड होते हैं उनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, तो ये भी अपने पास कैसे होते हैं, सर्कुलर और डबल स्टैंडर्ड होते हैं। डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए रहेंगे अगर प्लाज्मिड आपसे पूछ लिया जाए। अब ये बात थी प्रोकैरियोट्स के बारे में। यूकैरियोट्स में एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए कहां पर पाया जाता है, तो यूकैरियोट्स में जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए मिलेगा वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाया जाता है। इसी वजह से माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या नाम देते हैं, सेल विद इन सेल ऑर्गेनेली का नाम देते हैं। सेल विद इन सेल ऑर्गेनेली का नाम देते हैं क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया यूकैरियोट्स में पाए जाने वाली ऐसी ऑर्गेनेली है जिसके अंदर खुद का डीएनए मिलेगा और खुद के राइबोसोम्स भी मिलेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसी सेल ऑर्गेनेली है जिसके अंदर डीएनए भी मिलेगा और राइबोसोम्स भी मिलेंगे। तो आपको याद रखना है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल प्रोकैरियोट्स में प्लाज्मिड में मिलेगा और यूकैरियोट्स में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर देखने को मिलता है। उसके बाद सेल मेम्ब्रेन की अगर बात करें तो सेल मेम्ब्रेन जो होती है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर स्टेरोल के बेस पे भी यहाँ पर डिफरेंस देखने को मिलता है। क्या डिफरेंस देखने को मिलता है, जो यूकैरियोटिक सेल होती है उनकी सेल मेम्ब्रेन में स्टेरोल प्रेजेंट होता है। जैसे हम ह्यूमन बींग्स की जब बात करते हैं, ह्यूमन बींग्स में जो सेल पाई जाती है उसकी सेल मेम्ब्रेन में हम पढ़ते हैं कि लिपिड बाइलेयर पाई जाती है, लिपिड बाइलेयर पाई जाती है, साथ में प्रोटीन्स होते हैं, कुछ एक कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं जो इन प्रोटीन्स के साथ जुड़े होते हैं या लिपिड्स के साथ जुड़े होते हैं, उनके साथ साथ कोलेस्ट्रॉल नाम का स्टेरोल हमारी सेल मेम्ब्रेन में पाया जाता है। तो हमको याद रखना कि यूकैरियोटिक सेल में स्टेरोल प्रेजेंट रहेगा, लेकिन प्रोकैरियोट्स में स्टेरोल जो रहेगा क्या रहेगा, अब्सेंट रहेगा। एक्सेप्शन आ गया है भाई, एक्सेप्शन किसका रहेगा, माइकोप्लाज्मा का। तो यहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है ऐसी कौन सी प्रोकैरियोटिक सेल है जिसकी सेल मेम्ब्रेन में स्टेरोल पाया जाता है, तो अपना आंसर क्या रहेगा, माइकोप्लाज्मा रहेगा। तो याद रखना है प्रोकैरियोटिक सेल में की सेल मेम्ब्रेन में स्टेरोल अब्सेंट रहेगा, लेकिन अकेला माइकोप्लाज्मा एक ऐसा बैक्टीरिया है जिसकी सेल मेम्ब्रेन में स्टेरोल पाया जाता है, जबकि यूकैरियोट्स में सब में क्या मिलेगा, अपने पास स्टेरोल देखने को मिलेगा। सेलुलर ऑर्गेनेलीज की अगर बात करें तो प्रोकैरियोट्स में अब्सेंट रहेगी एक अकेले राइबोसोम को छोड़कर, जबकि यूकैरियोट्स में सारी की सारी सेलुलर ऑर्गेनेली प्रेजेंट मिलेंगी। अब सेलुलर ऑर्गेनेली का यहाँ पे मतलब क्या दिया गया है कि जो मेम्ब्रेन बाउंड, मेनली आपको याद रखना कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली अब्सेंट रहेगी प्रोकैरियोट में और प्रेजेंट रहेगी यूकैरियोट्स में। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली कौन सी होती हैं, जैसे न्यूक्लियस में हमने बात की कि न्यूक्लियस के चारों तरफ मेम्ब्रेन प्रेजेंट है तो यूकैरियोटिक सेल और मेम्ब्रेन अब्सेंट है तो प्रोकैरियोट। उसी तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसके चारों तरफ भी मेम्ब्रेन पाई जाती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो उसके चारों तरफ भी मेम्ब्रेन पाई जाती है, गोल्जी अपरेटस जो है उसके चारों तरफ भी मेम्ब्रेन पाई जाती है, लाइसोसोम जो है उनके चारों तरफ भी मेम्ब्रेन पाई जाती है। तो ये जितनी भी स्ट्रक्चर हैं वो सारी की सारी प्रेजेंट रहेगी यूकैरियोट्स में, लेकिन अब्सेंट रहेगी प्रोकैरियोट्स में। एक क्वेश्चन यहां से जो पूछा जाता है प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में कॉमन ऑर्गेनेली कौन सी रहेगी, तो आंसर क्या रहेगा, राइबोसोम। ठीक है, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों के अंदर जो कॉमन ऑर्गेनेली रहेगी वो क्या रहेगी, अपने पास राइबोसोम रहेंगे। और राइबोसोम को हम नाम देते हैं प्रोटीन फैक्ट्री का। किसका नाम देते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री का, क्योंकि ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करती हैं। उसके बाद राइबोसोम के बेस पे भी डिफरेंस देखने को मिलता है। जो प्रोकैरियोटिक सेल है उनके अंदर 70S टाइप का राइबोसोम मिलता है, जबकि यूकैरियोट्स में 80S का जो टाइप रहेगा राइबोसोम वो पाया जाता है। इसके साथ साथ आपको याद रखना है, मैंने भी आपको बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया ऐसी ऑर्गेनेली है जिसके पास खुद का डीएनए है और खुद का राइबोसोम है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो राइबोसोम रहेगा वो अपना 70S रहेगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है,
जो बैक्टीरिया के अंदर टाइप मिलता है राइबोसोम का, वही माइटोकॉन्ड्रिया में 70S देखने को मिलता है। जबकि अगर सिंपली आपसे पूछा जाए कि यूकैरियोटिक सेल में कौन सा राइबोसोम मिलता है, तो 80S मिलता है, और प्रोकैरियोट्स में कौन सा मिलता है, 70S मिलता है। जबकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी 70S पाया जाता है। नेक्स्ट, साइट ऑफ रेस्पिरेशन की अगर हम बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल में रेस्पिरेशन की साइट रहेगी मीजोजोम्स। क्या रहेगी, मीजोजोम्स, जिनको हम बोलते हैं इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहेगी सेल की, अगर वो अंदर की तरफ मुड़ जाए फिर जो स्ट्रक्चर बनेगी उसको नाम दिया जाता है मीजोजोम का। और माइटोकॉन्ड्रिया किसके अंदर रहेगा, यूकैरियोटिक सेल में रहेगा। तो साइट ऑफ रेस्पिरेशन पूछ ली जाए तो यूकैरियोटिक में क्या रहेगा, माइटोकॉन्ड्रिया, और प्रोकैरियोटिक सेल में क्या रहेगा, मीजोजोम्स रहेगा। नेक्स्ट जो डिफरेंस रहेगा अपने पास पिनोसाइटोसिस में। पिनोसाइटोसिस को दूसरी जो टर्म दी जाती है सेल ड्रिंकिंग की दी जाती है, कि सेल कुछ ड्रिंक कर रही है, सेल के अंदर कुछ लिक्विड मटेरियल जा रहा है, सेल उसको इनगल्फ कर रही है या फिर ड्रिंक कर रही है। तो पिनोसाइटोसिस जो है वो प्रोकैरियोट में एब्सेंट मिलेगी, जबकि यूकैरियोट में प्रेजेंट मिलेगी। तो ये थे बेसिक डिफरेंस प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के बारे में, और यहां से कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर अगर कोई डाउट आपका है तो वो अपना डाउट कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टाटा बाय बाय।